दोस्तों, आज जो कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक 17 साल की लड़की अपने ही बेड पर हथकड़ियों से बंधी हुई है। ये किसी और का घर नहीं है और ना ही किसी बाहरी आदमी ने इसे यहाँ पर बांधा है। दरअसल ये उसका ही घर है और इतने में हम बाहर खड़े उसके छोटे भाई को गेट पे खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके पेट में काफी दर्द हो रहा था। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए जूलिया अपनी हथकड़ियां खोलती है। वो इस दिन का बरसों से इंतजार कर रहे थे। अपने भाई को लेकर वो किचन में जाती है और वहां लगी खिड़की से दोनों एक एक करके बाहर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई ही अपने घर में कैद क्यों रहेगा? अगर उसे बाहर जाना भी है तो सूरज की रोशनी में जाएगी। फिर ये रात के अंधेरे में चोरी की तरह खिड़की से कूद कर क्या मतलब इसका? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 20 साल पहले चलना होगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। दिमाग ऑलरेडी घूम चुका होगा, मुझे पता है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम एक लॉरा नाम की लड़की को देखते हैं जो गुम और उदास मन के साथ कहीं जा रही थी। उसके शरीर पर घाव थे, जैसे उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया हो। तभी उसे टाई नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो लोगों को अजीब बातें बता रहा था। वो सब कुछ बाइबल से पढ़ी हुई बातें कह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद का एक कल्ट बनाने की कोशिश में हो। उसकी बातें कुछ ज्यादा ही कड़वी थी। उसका कहना था कि दुनिया में औरतों का काम बच्चे पैदा करना है और अपने परिवार का ख्याल रखना, लेकिन वो इन बातों को इस तरह से बयां करता है कि लॉरा को उसकी बातें पसंद आने लगी। तभी एक आदमी आकर उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर टाई उसे बचा लेता है। ये देखकर लॉरा के मन में टाई के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। आज पहली बार किसी ने उसकी मदद की थी, वरना सभी ने सिर्फ उसका फायदा ही उठाया था। यही सोचकर वो टाई की बातों को ध्यान से सुनने लगी। धीरे धीरे टाई उसकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो एकदम अकेली और तन्हा है। नशे की लत ने उसे उसके परिवार से दूर कर दिया था। ऐसी वो इधर उधर भटकती रहती थी, लेकिन जब उसे टाई मिला तो उसे अच्छा लगने लगा। वो टाई की बातों को दूध की तरह शुद्ध मानने लगी। वही टाई भी अपनी पूरी कोशिश में था कि वो पूरी तरह से लॉरा का ब्रेन वॉश कर सके। उसने कहा कि वो शादी कर लेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और इस दुनिया को स्वर्ग बना देंगे। लॉरा इसके लिए मान जाती है। किसी भी अकेली लड़की के लिए इससे अच्छी बात क्या ही होगी कि उसे एक हमसफर मिल जाए, और वो भी अच्छा सा। लेकिन यहीं से लॉरा की जिंदगी नरक बनने वाली थी। हम अब 6 साल बाद का नजारा देखते हैं। लॉरा के 4 बच्चे हैं और 5वां भी होने ही वाला है। इनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे किसी ग्रुप के लोग पहनते हैं। इस पूरे परिवार का नियंत्रण टाई के हाथ में था। टाई जो भी कहता वो सभी वही करते, यानी वो एक तरीके से कल्ट लीडर था। लॉरा को कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं था। सब कुछ टाई के हाथों में ही था। टाई इस कदर पागल हो चुका था कि उसने अपने कल्ट में किसी भी सदस्य को नहाने तक नहीं दिया। वो कहता था कि उनकी आत्मा पहले से ही शुद्ध है, तो नहाने की जरूरत क्या है। लेकिन जब ये बच्चे स्कूल जाते तो बाकी बच्चे उन्हें चिढ़ाते। कोई उनके पास तक नहीं आता क्योंकि उनके शरीर से बदबू आती थी। लेकिन एक दिन सूफिया नाम की लड़की उनके पास खुद बात करने आती है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उनके टिफिन में बहुत कम खाना है। तब रन बताता है कि उनके डैड ने कहा कि उन्हें हमेशा कम खाना चाहिए, इससे वो शुद्ध रहते हैं। ज्यादा खाने से इंसान गंदा हो जाता है। ये सुनकर सूफिया को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो एक बच्ची थी, इसलिए आपस में सभी खेलने लगते हैं। उन तीनों के लिए ये पहली बार था जब कोई उनका दोस्त बना था। वो लॉरा से जिद करते हैं कि वो सूफिया को घर लेकर जाएं, लेकिन ये टाई के नियमों के खिलाफ था। अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत नाराज होगा। पर एक माँ अपने बच्चों की जिद के आगे हार मान जाती है। लेकिन जब सूफिया घर में घुसती है तो वहाँ के अजीब नियमों को देखकर हैरान रह जाती है। जैसे कोई गिलास से ज्यादा पानी नहीं पी सकता, कोई ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता और कोई टीवी नहीं देख सकता। लेकिन अंत में एक नियम टूट जाता है। सूफिया टाई के कमरे में जाकर टीवी ऑन कर देती है। टाई को ये बात पता लग जाती है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। वो सबके सामने पूछता है कि इस लड़की को घर में कौन लाया। सभी ने कहा कि लॉरा ने। ये सुनकर टाई लॉरा को कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ ऐसे हरकत करता है जिससे उसे तकलीफ होती है। उसे जरा भी दया नहीं आती। उसका मानना था कि किसी भी गलती की सजा सिर्फ दर्द होनी चाहिए, जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा दर्द। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं हुआ। टाई ने घोषणा कर दी कि आज से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। वो कहता है कि बाहर की दुनिया उनकी आत्मा को गंदा कर देती है, अब सभी घर में ही रहेंगे। ये कहकर उसने घर को लॉक कर दिया और चाबियां अपने पास रख ली। लॉरा भी मजबूर थी। उसने वही किया जो टाई ने कहा। उसने अपने बच्चों को झूठ बोल दिया कि बाहर जाना खतरनाक है। जब अपनी सुरक्षा खुद करने के लायक हो जाएंगे तब वो बाहर जा सकेंगे। फिलहाल उन्हें घर के अंदर ही रहना होगा। दरअसल टाई ये सब बाइबल से सीख रहा था, लेकिन उसने इसे गलत तरीके से समझा था। वो खुद को कोई मसीहा समझने लगा था जिसे पूरी कायनात को शुद्ध करने का जिम्मा मिला है।
लेकिन ये पागलपन यहीं तक रुकने वाला नहीं था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उन्हें इस बात का एहसास होने लगेगा कि उनके साथ 7 सालों से क्या हो रहा है। 8 साल का समय बीत चुका था। इसी बीच कोई भी घर से बाहर नहीं गया था सिवाय टाई के। बाकी सभी इस 4 दीवारी में कैद थे। परिवार के कुछ लोगों ने इसे ही अपनी जिंदगी मान लिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें ये सब रास नहीं आ रहा था। उनमें रिवर और फ्रेडी भी थे। वो हमेशा टाई के खिलाफ थे, लेकिन वो लोग कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाते थे क्योंकि उन्हें मिलने वाली सजा असहनीय हो सकती थी। घर में 11 सालों में कुछ भी नहीं बदला सिवाय इसके कि अब और 2 बच्चे जुड़ गए थे, फॉरेस्ट और लूलिया। ये दोनों सबसे छोटे थे। लॉरा तो मानो पूरी तरह से टाई की गुलाम बन चुकी थी। उसने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा दिए थे। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, खासकर लूलिया को। लेकिन लॉरा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस वही कर रही थी जो टाई चाहता था। एक दिन फ्रेडी का सब्र पूरी तरह टूट गया। उसने घर की एक खिड़की खोल दी। मैडी और फॉरेस्ट ने भी उसका साथ दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया टाई को इसका पता लग गया। इसकी सजा के रूप में तीनों को बुरी तरह मारा गया, लेकिन फ्रेडी को इससे भी बड़ी सजा दी गई। उसे कमरे में बेड से बांध कर बंद कर दिया गया। कई दिनों तक वो भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। बाकी बच्चे ये सब देख रहे थे। उनके अंदर का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब बगावत की चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन क्या वो सच में कुछ कर पाएंगे? एक दिन लूलिया को बहुत तेज भूख लगी। वो बार बार फ्रिज को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने फ्रिज को जंजीरों से क्यों बांध रखी है। वो तो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, लेकिन रिवर जानती थी कि ये टाई का काम है। उसका मानना था कि ज्यादा खाना सही नहीं है क्योंकि ये इंसान को गंदा बना देता है। वो अपनी बहन को भूख से बिलखलाता हुआ देख नहीं सकी, इसलिए उसने फॉरेस्ट के साथ मिलकर एक रात कुछ सेब चुरा लिए। उसने सबको खाने के लिए दे दिया सिवाय रन के, क्योंकि वो अपने पिता के नियमों को मानने वाला इकलौता बच्चा था। होते ना कुछ बच्चे जो बोलते हैं कि नहीं मेरे पापा तो सही हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे। लेकिन एक दिन टाई को इस बारे में पता चल गया। उसे ये नहीं पता चला कि चोरी किसने की थी, इसलिए उसने रन और मैडी को बुलाकर उनसे पूछ लिया। वो उन दोनों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था क्योंकि वो शुरू से ही उसके नियमों पर चलते थे। अब दोनों ही सजा के डर से सच बोल देते हैं कि ये काम उनकी बड़ी बहन और फॉरेस्ट ने किया था। इसके बाद जो हुआ वो कोई और पिता अपने बच्चों के साथ कभी नहीं कर सकता था। टाई ने रिवर और फॉरेस्ट दोनों को रस्सी से बांध दिया। फिर उसने लॉरा को आदेश दिया कि उन्हें 7 दिनों तक कुछ भी खाने के लिए ना दे। अगर उन्हें वॉशरूम जाना हो तो वहीं कर लेने के लिए कहे। लॉरा भी मजबूरी में उसकी बात मान गई। सभी नीचे आ गए और वो दोनों वहीं बंधे रह गए। सिर्फ एक इंसान के कारण पूरा परिवार मानसिक बीमारी का शिकार हो रहा था। उधर रन और मैडी को उनकी वफादारी का इनाम मिला। टाई ने उन्हें एक स्मार्टफोन दिया ताकि जब भी वो बाहर जाए तब घर पर क्या हो रहा हो इस पर नजर रख सके। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि एक स्मार्टफोन से क्या क्या हो सकता था। 4 दिन बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी अपनी रस्सियां खोलकर कमरे से बाहर आता है। फिर वो रिवर और फॉरेस्ट की रस्सियां भी खोल देता है, लेकिन टाई ने उसे देख लिया। इसके बाद उसकी सजा बढ़ा दी गई। इस बार उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया, जैसे किसी जानवर को बांधते हैं वैसे ही। वहीं रिवर और फॉरेस्ट को और मजबूती से बांध दिया गया ताकि वो फिर से भाग न सके। उधर मैडो उस स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट की दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी। उसे अलग अलग चीजों के बारे में पता चल रहा था जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। लेकिन एक दिन लॉरा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। शुक्र है कि उसने ये बात किसी को बताई नहीं। अब जब रिवर और फॉरेस्ट को रिहा कर दिया गया तो मैडो ने अपनी बड़ी बहन को फोन के बारे में बताया। दोनों रात में बातें करने लगी। रिवर को समझ में आने लगा कि बाहर की दुनिया सच में बहुत अलग है। उसने वो सब कुछ देखा जो उसने कभी सुना ही नहीं था, ना ही समझा था। समय समय पर टाई लॉरा को मारता पीटता रहता था। वो उसे हमेशा अकेला महसूस करवाता और ये साबित करने की कोशिश करता कि इस घर से बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं है। लेकिन अब ये सब चीजें लॉरा के अंदर गुस्सा पैदा करने लगी थी। वो खुद को मनहूस समझने लगी थी और जब वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो अपने गुस्से को अपने बच्चों पर निकालती थी। एक रात जब फॉरेस्ट के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ तो वो बाथरूम जाने के लिए उठा, लेकिन लॉरा को लगा कि वो नहाने जा रहा है। इस पर उसने उसे बुरी तरह पीट डाला। वो बेचारा बार बार अपनी तकलीफ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी माँ के इस बर्ताव को देखकर रिवर बहुत रोई। उसने ये सब जॉन को कॉल करके बता दिया। जॉन ने यह सुनकर हैरानी जताई कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जॉन ने तुरंत उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा या फिर अपना एड्रेस भेजने के लिए कहा ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम उस जहर का असर देखते हैं जो टाई ने पिछले 15 सालों से उनके दिमाग में भरा था। उसने हमेशा उन्हें बताया था कि पुलिस शैतान की मदद करती है। वो आम लोगों को पकड़कर उन्हें शैतानों के हवाले कर देते हैं, इसलिए उनसे हमेशा दूरी बनानी चाहिए।
रिवर ने जॉन को बहुत कुछ सुना दिया और फोन काट दिया, लेकिन तभी टाई ने उसकी बात सुन ली। उसने आकर फोन को तोड़ दिया और रिवर को भी बाकी लोगों के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया जहाँ पहले से ही फॉरेस्ट और फ्रेडी थे। इस बीच फॉरेस्ट की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा टाई ने उनका खाना भी बंद करवा दिया। रिवर अब समझ चुकी थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका भाई जिंदा नहीं बचेगा। उसने किताब में पढ़ा था कि ये बीमारी अपेंडिक्स हो सकती है और अगर इसका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो ये जानलेवा हो सकती है। कई दिन बीत गए और क्रिसमस आ गया, लेकिन हालात वैसे की वैसे ही थे। रिवर ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं सहा जाएगा, उसे आज इस घर से भागना होगा। उसने गौर किया कि पास में एक चर्च है, शायद वहाँ से कोई उसकी मदद कर सके। रात के अंधेरे में हम वही सीन देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में देखा गया था। दोनों किचन से बड़ी ही चालाकी से छलांग लगाते हैं। 17 साल बाद रिवर पहली बार इस घर से बाहर निकलती है। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने भाई के लिए भागी जा रही थी। सामने उसे चर्च दिखाई देता है, लेकिन वह कोई नहीं होता। दोनों पागलों की तरह हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं आता। इसी बीच वहाँ से एक पुलिस कार गुजरती है। पुलिस वाले उन दोनों को देखते हैं और उनके पास आते हैं, लेकिन उन्हें तो हमेशा यही बताया गया था कि पुलिस शैतान के लिए काम करती है, इसलिए दोनों डर कर पीछे हटने लगते हैं। लेडी ऑफिसर को कुछ ठीक नहीं लगता। उसने रिवर के हाथों पर हथकड़ियों के निशान देख लिए। वो बार बार उससे पूछती है, बेटा कुछ परेशानी हो तो बताओ, जल्दी बताओ। लेकिन रिवर कुछ नहीं कहती। इतने में टाई वहाँ पर आ जाता है। वो पुलिस से कहता है कि उसकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे वापस घर ले जाने के लिए आया है। टाई के वहाँ पहुँचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि उसकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो उसे घर वापस ले जाने के लिए आया है। लेकिन लेडी ऑफिसर को पहले ही कुछ संदेह हो चुका था। उसने टाई से उसकी आईडी दिखाने के लिए कहा। टाई समझ गया कि अब हालात बिगड़ सकते हैं। वो किसी भी तरह पुलिस को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका भांडा फूटने ही वाला था। वो जल्दी से जल्द वहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए जैसे ही पुलिस ने उसे अधिक सवाल पूछने शुरू किए, उसने घर लौटने का फैसला कर लिया। घर पहुँचते ही टाई ने सभी से कहा, अपने अपने सामान पैक कर लो, हम तुरंत निकलने वाले हैं। लेकिन इस बार हालात अलग थे। फॉरेस्ट की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगर उसे जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान जा सकती थी। लॉरा अब टाई की हर बात मानती आई थी, लेकिन आज पहली बार उसकी ममता जाग उठी। उसने टाई के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। वो अपने बच्चों से कहती है कि 911 पर कॉल करो, लेकिन तभी टाई गुस्से में वहाँ पर आ गया। वो बस भागना चाहता था। उसने झुंझलाकर कहा, अगर ये बच्चा मर गया तो क्या हुआ, हम दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। ये सुनकर लॉरा की आंखों से पर्दा हट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि टाई कितना निर्दयी और भैंसी इंसान है। साथ ही रन को भी पहली बार अपने पिता की बातें गलत लगने लगी। उसने उनके फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन टाई ने तुरंत चाकू निकाल लिया और उसे धमकी दे डाली। अगर सही समय पर मैडो ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद टाई सच में रन का खून कर देता। इसी बीच रिवर अपने पड़ोसियों के पास भागती है और मदद मांगती है। उसके बाद पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है। जल्दी फॉरेस्ट को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने पूरे परिवार को उस घर से निकाल लिया। टाई और लॉरा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन टाई पर सिर्फ छोटे मोटे अपराध दर्ज किए गए थे। असल में अब तक किसी भी बच्चे ने अपने स्टेटमेंट नहीं दी थी। जब तक वो अदालत में स्टेटमेंट नहीं दे देते, तब तक टाई को कोई भी बड़ी सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। वो सभी सालों से टाई की झूठी सीखों और ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो चुके थे। 18 सालों तक वो जिस सच्चाई को मानते आए थे, उसे एक ही पल में कैसे भूल सकते थे। उनके लिए स्वीकार करना बेहद मुश्किल था कि जिस इंसान को वो भगवान समझते आए थे, वो असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। धीरे धीरे सबसे बड़ी बेटी रिवर को एहसास होने लगा कि उन्हें अब अपने पिता के खिलाफ गवाही देनी ही होगी। उसने अपने माँ से मदद मांगी, लेकिन लॉरा अब भी डरी हुई थी। लेकिन आखिरकार लॉरा ने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रह सकते। कोर्ट में उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि टाई खुद को ईश्वर मानता था और अपने बच्चों को अपनी प्रजा समझता था। उसने पहले उसे अपने बाइबल ज्ञान से ब्रेन वॉश किया और फिर उसे 7 बच्चों की मां बना दिया। लॉरा ने खुलासा किया कि टाई असल में बाइबल को सही से पढ़ता नहीं था। उसने अपनी खुद की बाइबल बना रखी थी, जिसमें सिर्फ वही बातें थी जो वो चाहता था। उसने अपनी बताए हुए रीति रिवाजों को परिवार पर थोप दिया था और हर किसी को अंधकार में धकेल दिया था। रिवर अब समझ चुकी थी कि वो सभी असल में टाई के विक्टिम्स थे और सबसे पहली विक्टिम उनकी माँ लॉरा थी। उसने सबसे पहले लॉरा को ही ब्रेन वॉश किया था। आज कोर्ट में उसने सब कुछ बता दिया, कैसे उनके पिता ने उनके साथ वो सब किया जो एक इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, और अंततः टाई को उसके गुनाहों की सजा सुनाई गई। अब वो दर्द महसूस करेगा जो उसने इतने सालों तक अपने बच्चों को दिया था। अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उधर पुलिस ने बाकी बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उन्हें सरकार की देखभाल में रखा गया ताकि वो फिर से नॉर्मल जिंदगी जी सके। धीरे धीरे वो सभी समझने लगे कि दुनिया उतनी बुरी नहीं थी जितना उनके पिता ने उन्हें बताया था।
और इस तरह इस दर्दनाक और डरावनी कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।